तो बजट एंड टैक्सेशन शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जो आप पढ़ते हैं रेवेन्यू रसीट, कैपिटल रसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैसे नेशनल इनकम की तरह है। ठीक है, तो इसमें भी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कृपया अगर आपकी कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उनको साइड कर दीजिए। ठीक है, आपके मन में गुस्सा है, डर है, खुशी है, सबको दूर कर दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए पूरी तरह से। ठीक है, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में लेके आइए, कोई गियर ना हो गाड़ी में, और शुरू करते हैं बजट। ठीक है, अब बजट हमने जब पॉलिटी पढ़ा था, ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो शुरू का 10 मिनट होगा वो काइंड ऑफ बेसिक्स पढ़ेंगे बजट के, देन आएगा मेन पार्ट जहाँ पे वो रेवेन्यू, कैपिटल, वो सब जो होता है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि बजट जैसा शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक्चुअल में इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ये पढ़ा था हमने। किस आर्टिकल में मेंशन है जरा बताएंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्या होता है, किस चीज़ का स्टेटमेंट होता है? इट इज़ एन स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देते हैं इट इज़ एन estimation, or it is an estimate or estimated revenue। ठीक है, estimated, एक सेकेंड, ठीक, estimated, it is a statement, it is a statement of estimated रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट को कितना मुनाफा होगा और कितना खर्चा। तो मुनाफा यानी कि जो उसको इनकम होगी गवर्नमेंट को, और उसके जो खर्चे एक्सपेंडिचर, उसका एक एस्टिमेशन होता है, उसका स्टेटमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 112 अनुच्छेद नंबर 112 में मेंशन्ड है। इतना पढ़ चुके हैं, है ना। और इस पर पूरा आर्टिकल 112 का हमने वर्डिंग से पढ़ा था कि द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो राष्ट्रपति के नाम पे ये रखा जाता है, ये जो पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रखा दोनों हाउसेज में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन वोटिंग सिर्फ किस हाउस में होती है जरा कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी ने किया अभी, है ना, 3-4 दिन पहले। फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम चेट्टी, पहला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था, जो हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और सेकंड बजट जो है वो जॉन मथाई ने रखा था, जो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ बजट की अगर बात करेंगे तो 10 बार मोरारजी देसाई ने रखा है, 9 बार पी चिदम्बरम ने, और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार रखा था, और 8 बार ही 8 टाइम्स ही निर्मला सीतारमन जी ने भी रखा है। ठीक है, और निर्मला सीतारमन जो हमारी देश की पहली फुल टाइम विमेन या फिर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी देश की, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी, वो एक तरह से टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर थी, महिला की बात हो रही है। तो निर्मला सीतारमन जी ने एक और फीट अचीव किया है, एंड दैट इज प्रेजेंटिंग consecutive बजट्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार ये निर्मला सीतारमन जी का 8वां बजट था। तो लगातार सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बजट प्रेजेंट किया तो इट इज़ निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार वैसे अगर ओवरऑल पूछेगा तो मोरारजी देसाई, सेकंड नंबर पे पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी हैं वो देश की पहली, ठीक है, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी, लेकिन शी वॉज फॉर द टेम्पररी बेसिस, परमानेंट नहीं थी। परमानेंट हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? देन अगर बात करें इन 2016 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बिबेक देबरॉय कमेटी, जनरल बजट एंड रेलवे बजट इज मर्ज्ड। 2016 में जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था। और वहीं 1921 यानी कि अगर हम बात करें 2016 से पहले क्या होता था
कि रेलवे बजट अलग प्रेजेंट होता था, जनरल बजट अलग प्रेजेंट होता था। आपने कई बार देखा भी होगा ना, जब लालू यादव है ना, लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो अलग से वो अपना रेलवे बजट रखते थे। वो 1921 से प्रथा शुरू हुई थी एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि जनरल बजट अलग रखा जाएगा और रेलवे बजट अलग रखा जाएगा। लेकिन 2016 में एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे विवेक देबरॉय कमेटी को अपॉइंट किया गया और उसने जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बजट। यहाँ तक किसी को एक डाउट तो नहीं, जल्दी से कंफर्म करें फिर हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। चलो, मार्ज होने से क्या क्या मार्जे होने भाई खर्चा, अच्छा मर्ज होने से आप पूछ रहे होगे ना। वीडियो रुक नहीं गया, हम रुक गए। ठीक है, मर्ज होने से बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब मेनली तो गवर्नमेंट का खर्चा वर्चा सब बचता है थोड़ा सा, रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग बनता है, प्रेजेंट होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर टाइप, जैसे कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट कौन करता है, पहला किसने किया था, सबसे ज़्यादा बार किसने किया, तो ये सब वन लाइनर टाइप है, इसमें सच कोई समझने वाली बात नहीं। अब यहाँ से समझेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं बजट के। तो ध्यान रखिएगा, बजट के 3 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं बजट के? बजट के 3 फंक्शंस होते हैं। ये 3 फंक्शंस क्या क्या हैं? तो बजट के पहला फंक्शन है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इसलिए लाती है कि भाई हम इतनी रोड, इतने का रोड बनवाएंगे, इतने स्कूल बनवाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, इतने कॉलेज बनवाएंगे। क्यों? ठीक है, क्यों? ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एलोकेट कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक गुड क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट चीज़ें एलोकेट कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है उसके भरोसे गवर्नमेंट सब कुछ नहीं छोड़ सकती है कि वो ही हर चीज़ एलोकेट करेगा। प्राइवेट को अगर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइवेट तभी कोई चीज़ करेगा जब उसको मुनाफा होगा, जब प्रॉफिट होगा, उसका मेन मकसद है मुनाफा। तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, एलोकेट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ों को। ठीक, और पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में अंतर हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से ज़रा दोनों साइड लिख दीजिए, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। दूसरा फंक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि निर्मला ताई क्या करती हैं? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जो जितना अमीर होगा उस पर उतना टैक्स लगेगा। टैक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट काइंड ऑफ रॉबिनहुड की तरह बिहेव कर रही है, नहीं कर रही है? अमीरों से पैसा ले रही है, गरीबों को दे रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। टैक्स गरीबों को तो भरना नहीं होता है, ठीक है, मतलब अब कोई 10 लाख 11 लाख अर्न कर रहा है, उसको अब टैक्स नहीं भरना है, वो गरीब नहीं है, मानता हूँ, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बहुत अमीर होते हैं वो टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के पैसे का यूज़ करके गवर्नमेंट मेनली जैसे सब्सिडी देती है पुअर्स को। मेनली सब्सिडी किसको मिलती है? अंबानी अडानी इन लोगों को तो सब्सिडी मिलती नहीं है, जो लोग अमीर हैं, सब्सिडी मिलती है गरीबों को, राइट। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसी को बोलते हैं। तो ये एक तरह का फंक्शन हुआ। एंड तीसरा फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर रही है। किसको स्टेबलाइज कर रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया हमारी इकोनॉमी में, ठीक है,
बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया हमारी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन क्यों होता है, कल हमने पढ़ा था, दो कारणों की वजह से हो सकता है, दो कॉजेज़ होते हैं इन्फ्लेशन के। या तो अगर डिमांड बहुत बढ़ जाए, डिमांड कब बढ़ सकती है, डिमांड तब बढ़ सकती है जब लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर सप्लाई बहुत कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं, अगर सप्लाई बहुत कम हो जाए। तो ये चीज़ों को, ये इन्फ्लेशन वगैरह को स्टेबलाइज करने का, फिर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का भी फंक्शन किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, थ्रू बजट। ठीक है, अब पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि पब्लिक गुड जो होते हैं नॉन राइवलरस होते हैं, कोई राइवलरी नहीं होती है कि भाई हम ज़्यादा पैसे दे के हम ले लेते हैं तुमको नहीं मिलेगा, ये राइवलरस इन नेचर होते हैं। ठीक है, राइवलरस इन नेचर होते हैं, ये आपके नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपके लिए वो बचेगा नहीं, इट इज़ ऑफ एक्सक्लूडेबल नेचर, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और प्राइवेट जो होते हैं राइवलरस और एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा आप ये टर्म्स को समझिए कि यहाँ पर हम इनकम के लिए, जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनकम के लिए हम रिसीट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सपेंडिचर के लिए हम एक्सपेंडिचर यूज़ करेंगे, यानी कि इनकम यानी आय के लिए हम रिसीट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से मेन कंपोनेंट शुरू होता है समझने वाला, तो इसको ध्यान से आराम से बैठ के समझिएगा, एज सच कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से मैं लेके चलूँगा सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, और अगर अभी नहीं क्लियर हुआ तो लाइफ टाइम दिक्कत रहेगी इसमें। ठीक है, सर फंक्शन ऑफ बजट दिया ही नहीं है हिंदी पीपीटी में, उसको ऐड कर लीजिएगा सफ़र जी, है ना, क्योंकि हिंदी पीपीटी इस बेसिस पे बनती कि जैसे पहले जो मैंने पीपीटी बना दी तो फिर वो गई हिंदी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन बाद में ये क्या है ना कि वो चीज़ इसमें लिखा नहीं था, ये तो मैंने अभी खुद से लिखा है ना, तो टेक्स्ट ही कन्वर्ट होता है वहाँ पे, तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा। एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, 3 फंक्शन होते हैं। अब आते हैं बजट पे। देखो अब बजट पे आते हैं, तो बजट जो होता है इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 हेड्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा रेवेन्यू, जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत, और नहीं राजस्व, इसको हिंदी में बोलते हैं राजस्व, और ये कैपिटल है जिसको हम पूंजीगत बोलते हैं। ठीक है, तो बजट के 2 पार्ट हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आपका ट्राउज़र है, ठीक है, उसकी 2 पॉकेट्स हैं, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट। ठीक है, इसको मान लो लेफ्ट पॉकेट और इसको मान लो राइट पॉकेट। तो आपकी पॉकेट में या तो आप पैसे डाल सकते हो या तो पैसे निकाल सकते हो। तुम एटीएम गए, तुमने पैसे निकाले और तुमने पैसे जेब में डाल लिए, लेफ्ट में डाल सकते हो राइट में डाल सकते हो, समझना बात को। ठीक है, फिर तुम कुछ खरीदने गए तो तुम पैसे निकालने पड़ेंगे ना, तो हो सकता है लेफ्ट से निकाल लो, हो सकता है राइट से निकाल लो। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि यानी रेवेन्यू ये एक डब्बा है, एक पॉकेट है, जो भी आप मान लो, इसमें या तो पैसा आ सकता है या पैसा जा सकता है। ठीक, इसमें पैसा आ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, और मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ, है ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं इसको रिपीट करूँगा, तो इसलिए पहली बार में ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो लेफ्ट वाला डब्बा है, राइट वाला डब्बा है, ये तो लेफ्ट डब्बे में पैसे डाल सकता हूँ, ठीक, या मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे राइट वाले डब्बे में तो पैसे मैं डाल सकता हूँ या निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कि भाई अब यहाँ पर हम पढ़ने के वाले हैं, मेन जो समझने वाला चीज़ है, जो मैं बार बार जिस चीज़ से फोकस कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आपसे सवाल पूछता है कि भाई सैलरी जो गवर्नमेंट देती है, ये गवर्नमेंट के डब्बों की बात हो रही है, गवर्नमेंट की पॉकेट की बात हो रही है। ये पूछता है सैलरी जो है गवर्नमेंट जो लोगों को देती है वो किस में आएगा। अब सैलरी खर्चा है तो रेवेन्यू में आएगी, कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होता है। लोन गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है, गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट पीएसयू सेल किए दे रही है, गवर्नमेंट लोन का रीपेमेंट कर रही है। ये सब कहाँ आएगा? रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा। वो समझने वाली बात होती है, तो वो अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट या फिर लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र करेंगे आगे। ठीक है, एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए पर्सन, समथिंग दैट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, आपके पास
ठीक है, आपके पास मान लो कि आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, आपने ज़मीन खरीदी। अब ये ज़मीन आपका एक पूंजी है, एक एसेट है। कैसे? ऐसे कि आपका ये एक पूंजी ऐसे है कि आप, पहली बात तो इसका प्राइस बढ़ेगा धीरे 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 प्रॉपर्टी का, तो ये आपके लिए एक एसेट है। गोल्ड जिसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा वो आपके लिए एक काइंड ऑफ एसेट है, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या होती है? देयता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, समथिंग दैट समवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। रेस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिसमें कि आप ये समझ लो काइंड ऑफ रिडीमेबल होता है, या फिर, ठीक है, इसमें कोई ना कोई क्लेम करेगा आके। जैसे कि आपने मान लो, मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने किसी को लोन दिया, ध्यान से समझिएगा प्लीज़ इस बात को, आपने किसी को लोन दे दिया अपने दोस्त को, क्या उससे आपको ब्याज मिलेगा? तो क्या आपके लिए वो एक पूंजी हुई कि नहीं हुई? एसेट हुआ आपके लिए वो, ठीक। और अगर आपने लोन ली गई, क्योंकि वो लोन ना जो आपने लिया वो आपका पैसा नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि एक बार पैसा लेने के बाद आदमी देने की मंशा से पैसे नहीं लेता है वो, ठीक है। ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान। इसलिए मैं आपको एक लाइफ की लर्निंग देना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा इकोनॉमिक से हटके, कि कभी भी किसी को पैसे ना दें, भले कोई कितना ही क्यों ना रो रहा हो, ठीक है। या तो मतलब ये तो घर वाले हो, इमीडिएट घर वाले हों, ठीक है, और मतलब दें आप, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये मान के दें कि ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाला है। देने के लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी काफ़ी सारी ठोकरें खाने के बाद ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि भाई दो पैसे, ठीक है। जैसे अभी काफ़ी लोग से मांगते रहते तो मैं दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उम्मीद के साथ कि ये कभी वापस आएगा नहीं पैसा, ठीक है। तो लाइफ की लर्निंग ने सोचा आपको दे दूँ, बिकॉज आप कल को अर्न करोगे, कल को ऐसे लोग से आपका परिचय होगा, ठीक है, फिर आपको धोखा मिलेगा, तो इससे अच्छा पहले ही मैं आपको बता दूँ। लाइबिलिटी पे आते हैं। खैर, तो लाइबिलिटी होता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। लोन जैसे आपने अगर किसी से लिया है तो उसके लिए आप लाइबल हो, आपको चुकाना पड़ेगा। समझ आई होगी, आ गई होगी लाइबिलिटी और एसेट की फील आ गई आपको कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है सभी को। अब हम आएंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। सर मशीनरी भी एसेट होता है लेकिन उसकी वैल्यू तो कम होती है। देखिए यहाँ पे एसेट का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कि मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू घट भी जाए, लेकिन वो आपके लिए एसेट इस सेंस में है कि उसके लिए आप लाइबल नहीं हैं। लाइबल इस सेंस में नहीं कि मैंने लोन अगर लिया है तो मैं लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई ये मुझे भरना है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि मुझे इसको बेचना ही बेचना है। आप ये मत सोचिए कि एसेट का मतलब होता है जिसकी प्राइस बढ़े ही बढ़े ना, ये नहीं मतलब होता उसका। साउंड बफर कर रही है। हाँ सर, मेरी फ्रेंड ने मेरे 100 रुपये नहीं दिए अभी तक। बेटा 100 रुपये तो चलो एक छोटी बात हो गई, कल को बड़ी चपत लगे उसके लिए मैंने आपको बताया है ना। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या साउंड? एक सेकंड रुको। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या साउंड? एक सेकंड रुको। अभी एक बार कंफर्म कर दो, अभी तो बफर नहीं हो रहा है। क्या एक बार कंफर्म कर दो, बफरिंग हो रहा है क्या? अभी एक बार कंफर्म कर दो, अभी तो बफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया एसेट लाइबिलिटी। अब आते हैं हम रेवेन्यू वाला, ये जो पढ़ रहे थे ना रेवेन्यू, तो हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रेसीट में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको ये बता दूँ कि रेवेन्यू में, चलो पहले यही देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो ये छोड़ दो तुम, ये अभी तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है। रेवेन्यू रेसीट में आता है टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा। जो गवर्नमेंट टैक्स में पैसा कमाती है और जो गवर्नमेंट नॉन टैक्स। टैक्स का पैसा मतलब अभी हम टैक्स अलग से देखेंगे कि भाई जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो, जीएसटी देते हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जितने तरह के टैक्स होते हैं उसका पैसा रेवेन्यू रेसीट में जाता है। यानी रेवेन्यू टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है, तो रेसीट में जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और रेवेन्यू वाले में जाएगा। अब रेवेन्यू वाले में ही क्यों जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू वाले में वो चीज़ें जाती हैं
जो ना तो एसेट घटाती हैं, ना तो एसेट बनाती हैं, ना एसेट, नीदर डिक्रीज इन एसेट नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। समझ रहे हैं आप? यानी कि ये कोई हमारा रिसीट जो है ना तो हमारी एसेट बनाती है नहीं और ना ही लायबिलिटी, यानी एसेट और लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता रेवेन्यू वाले हेड में। एसेट और लायबिलिटी का लेना देना होता है कहाँ पर? कैपिटल वाले में। कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा वो उसको खर्च करना है, तो काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसने गवर्नमेंट की कुछ एसेट कम कर दी। अभी हम देखेंगे जो कैपिटल रेसीट होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एसेट या तो कम हो जाती है या गवर्नमेंट की देयता बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई लायबिलिटी बढ़ी? गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कलेक्ट किया, क्या ये गवर्नमेंट को पैसा किसी को देना है क्या? किसी थर्ड पार्टी, किसी से लोन लिया है क्या, उधार लिया है क्या? नहीं, ठीक है। और नॉन टैक्स का पैसा भी इसमें आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट की कहीं पे शेयर होल्डिंग है, तो जब शेयर होल्डिंग होती है तो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है जब शेयर होल्डिंग होती है आपकी, ठीक है। पीएसयू जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उससे जो गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, ठीक है, ये अर्निंग किस सेंस में? अर्निंग फ्रॉम पीएसयू टाइप आप समझ सकते हैं, जैसे वही डिविडेंड टाइप जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। रेल टिकट से जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ये सब ये क्या टैक्स है क्या? टिकट का पैसा ना। लेकिन क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी बढ़ा रहा है? ना। तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट में आएगा, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि टैक्स रेवेन्यू में आएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में, वो तो हमने बस अपना समझने के लिए उसको डिवाइड कर दिया है कि रेवेन्यू रिसीट में दो तरह की रिसीट, एक तो टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होता है, किस तरह का खर्चा आता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो डे टू डे खर्चे आते हैं, डे टू डे का मतलब है हर महीने जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, ग्रांट देना है। ग्रांट पे भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रांट को थोड़ा सा रोक के रखिएगा। गवर्नमेंट को ब्याज भरना है। अब अगर तुम लोन लेते हो तो लोन चुकाते एक बार हो, लेकिन ब्याज उसका हर महीने भरते हो कि नहीं भरते हो, तो डे टू डे एक्सपेंस में आएगा। और मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी तो डे टू डे एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो रोड कहीं खराब हो गई तो उसका मेंटेनेंस चल रहा है, ब्रिज का मेंटेनेंस चल रहा है। ब्रिज बना तो एक ही बार होगा ना, लेकिन मेंटेनेंस तो फ्रीक्वेंटली होता रहता है ना। तो जो गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रेवेन्यू वाले में आते हैं, ठीक। मैं कैपिटल वाला भी समझा लूँ, देन दोनों को डिवाइड करके फिर से समझ लेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक। अभी लोड मत लेना, बस जितना अंदर जा रहा है जाने देना, फिर मैं अभी समराइज कर दूंगा कि भाई ये रेवेन्यू और ये कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, ये लेस फ्रीक्वेंट होता है। लेस फ्रीक्वेंट कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटल रेसीट क्या करता है? कैपिटल रेसीट में आता है जैसे कि मैंने लोन ले लिया। अब मैंने लोन तो लिया, लेकिन अगर आप देखियो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल किसी से बोला भाई यूपीआई कर दे, 1 लाख मैं दे दूंगा बाद में, लोन ले लिया ना मैंने, लोन लिया मैंने कि भाई मैं तुम्हें चुका दूंगा 1 साल में, मैं हर महीने ब्याज भरता रहूँगा, तो यूपीआई कर दो। खटाक से बैंक अकाउंट में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो यानी रेसीट में आएगा। लेकिन क्योंकि इस पैसे ने मेरी एसेट को घटा दिया या तो लायबिलिटी कम कर दिया। लोन मैंने लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो ये कैपिटल में आएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में वो पैसा आता या जाता है जिसका लायबिलिटी एसेट से कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पे एसेट और लायबिलिटी का लेना देना होता है। कैपिटल रेसीट वाला जो पैसा होता है वो आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है, एसेट कम करता है। ये तो आप समझ गए कि लायबिलिटी कैसे बढ़ा रहा है, लोन लिया, एसेट कैसे कम कर रहा है वो समझो। मान लो मेरे पास घर है, मैंने उसको गिरवी रख दिया जुआ खेलते वक्त, ठीक है, तो मैंने अपना एसेट बेच दिया, गिरवी रख दी और मैं घर अपना खो दिया है। फिर मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास बाइक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको बेच दिया, मैंने अपने एसेट को सेल कर दिया। मैंने एसेट यहाँ पर क्या हुई, चली गई। तो यानी कि जब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट तो जुआ खेलती नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की, मान लेते हैं कि ये कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने सुना होगा गेल, भेल, सेल, ये सब। तो कोई भी पीएसयू मान लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का ये एक एसेट है और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को।
अब गवर्नमेंट ने इसको बेचा तो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया होगा, जैसे मैंने अपनी बाइक को बेच के 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने अपनी पूंजी को खो दिया। गवर्नमेंट को जो यहाँ से पैसा आ रहा था डिविडेंड के तौर पे, अब क्योंकि वो डिविडेंड के तौर पे जो पैसा आ रहा था वो गवर्नमेंट को एक फ्रीक्वेंट इनकम आ रही थी गवर्नमेंट को, राइट। तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडे लेने के बजाय मुर्गी को ही काट डाला, यानी कि पीएसयू को ही पूरा सेल कर दिया। यानी गवर्नमेंट ने अपने एसेट को हटा दिया। मुर्गी अगर मैंने बेच दी तो मुझे हर महीने बार बार जो अंडे आ रहे थे वो मेरे चले गए, यानी मैंने अपने एसेट को बेच दिया। लेकिन जो अंडे आ रहे थे वो बार बार आ रहे थे और मेरे लिए कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो वो रेवेन्यू में जाएगा। क्लियर है। लोन मैंने लिया या डिस इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो आपका इसमें आएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ने पूंजीगत खर्चा, पूंजीगत व्यय क्या होता है, जो आपकी एसेट बढ़ा दे। जैसे लोन मैंने दे दिया किसी को, लोन दे दिया किसी को, लायबिलिटी कम कर दे मेरी, या तो कैसे, लोन का मैंने रीपेमेंट कर दिया। अब कुछ लोग की बात समझ नहीं आ रही होगी। ये लोन देना का मतलब होता है और लोन रीपेमेंट का में अलग अलग अंतर होता है। लोन देने का मतलब ये है कि भाई ये ले 1 लाख रुपए, महीने में ब्याज देते रहियो। लोन रीपेमेंट का मतलब है ले भाई 1 लाख रुपए जो मैंने तेरे से पहले लिए थे, यानी जो मेरी लायबिलिटी थी कि मैंने तुमसे लोन लिया था 1 लाख, वो मैंने रीपे कर दिया। ये क्या है, ऊपर वाला एसेट जिसने क्रिएट कर दिया, ये मैंने बस ऐसे लोन दे दिया किसी को, मैंने किसी से लिया नहीं था जिसका मैंने रीपेमेंट, ना मैंने ऐसे ही लोन दे में पैसा उठा दिया जिससे अब मुझे ब्याज मिलेगा। तो मैंने एक एसेट क्रिएट कर दिया अपने लिए और अपनी लायबिलिटी यहाँ से कम कर दी। और कैसे एसेट क्रिएट हो सकता है, जब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करे। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जैसे कि गवर्नमेंट रोड बना रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है, ठीक। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, मैं समराइज करता हूँ एक बार, ठीक है। लेकिन पहले बताओ ये यहाँ तक किसी कोई डाउट है, फिर यहाँ पर मैं आपका समराइज़ करता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा ये काइंड ऑफ बजट, और बजट में 2 कंपोनेंट है। बजट के फंक्शंस क्या क्या थे, एलोकेशन फंक्शन कि भाई गवर्नमेंट एलोकेट कर रही, लो हम तुम्हारे लिए रोड बनवाए दे रहे हैं, है ना, रोड बनवाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए, हॉस्पिटल बना, एलोकेट कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कैसे, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। स्टेबलाइजेशन फंक्शन कैसे करेगी, स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी इसी टैक्स वैक्स के पैसे के थ्रू ही करती है। कैसे करती है वो जब मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जब मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तो वहीं फिस्कल पॉलिसी भी देखेंगे गवर्नमेंट की, ठीक। ऐप पर वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार, ऐप पर वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं। ओके, क्लियर है। भाई वीडियो नहीं चल रही ऐप पे तो वो चल जाएगी, ठीक है, तुम्हारे स्पैम करने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी आई थिंक, रुको चलो मैं बोल देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सर कैपिटल रिपीट कर दो, ओके। चलो मैं समराइज ही कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐप का मैंने बता दिया है, ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। जो ऐप वाले हैं तो वो भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अभी ठीक करके देता हूँ। ये ऐप वाले वैसे ही हैं एकदम जॉनी लीवर की तरह, मतलब एक ठीक करते हैं दूसरा ख़राब हो जाता है, दूसरा ठीक करते हैं तीसरा ख़राब हो जाता है, और तुरंत अभी ठीक करके देते हैं सर। डांट भी नहीं सकते इनको, ठीक है। तो बजट के 2 पार्ट हैं यहाँ पर। एक तो है हमारा रेवेन्यू वाला साइड, ठीक। तो वो हमने फंक्शन देख लिया ना, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, रेवेन्यू वाला साइड और कैपिटल वाला साइड, ठीक है। लेती चीज़, रेवेन्यू में कैसा पैसा आता है, जो बार बार आता है, बार बार जाता है, जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी जाता है। ना तो एसेट क्रिएट होता है, ना लाइबिलिटी जाती है, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती है, ना तो एसेट कम होता है, कुछ नहीं होता है रेवेन्यू से।
यह होता है जो एसेट और लाइबिलिटी का वो यहाँ पे है। अच्छा, रेवेन्यू रेसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रेसीट में क्या क्या आता है? टैक्स का पैसा, जो अभी हम देखने वाले हैं, अगली स्लाइड है हमारी, और दूसरा नॉन टैक्स का पैसा। टैक्स का भी हम समझेंगे कि टैक्स में क्या क्या आता है। नॉन टैक्स में जैसे कि गवर्नमेंट के रेलवे टिकट्स हो गए, गवर्नमेंट को डिविडेंड्स अर्निंग हो रही, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट जो ब्याज मिल रहा है, जो गवर्नमेंट को ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर आप ब्याज भी लिख सकते हो। ब्याज किस चीज़ का? मैंने आपको बताया ना, लोन दिया जाता है एक बार या लिया जाता है एक बार, लेकिन उसका ब्याज देना और लेना वो चलता है बार बार। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट, ये किस चीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है? तो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया होगा, उसका ब्याज चुकाया जा रहा है इसमें। तो ब्याज जो चुकाया जा रहा है एक्सपेंडिचर, और ब्याज जो आ रहा है वो रेसीट, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, बार बार जा रहा है, तो रेवेन्यू वाले हेड में आ रहा है। और इसका याद दिलाना मुझे ग्रांट का भी, ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया नॉन टैक्स का। एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको जो पेंशन दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज भर रही है, और जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ग्रांट अगेन अनरिपीट, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। ये रसीट क्या होता है? कैपिटल रसीट में, कैपिटल रसीट पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा अच्छा वाला पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ये अपनी पूंजी को बेच के, ठीक है, बेच के या तो लाया गया है, या फिर कोई लाइबिलिटी बढ़ा के एसेट बेच दिया, मतलब कि भाई कोई मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, अपनी हिस्सेदारी बेच दी किसी पीएसयू में, या तो आधी या पूरी जितनी भी बेची हो, ठीक है, एसेट सेल कर दिया। देन लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया का मतलब होता है लोन ले लिया उसने। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आता है, जैसे कि लोन का अगर रीपेमेंट कर दिया तो इसके थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने? अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया। लोन ग्रांट कर दिया, किसी को लोन दे दिया, ठीक है, लोन यहाँ पे दिया, तो यानी कि एसेट क्रिएट कर लिया गवर्नमेंट ने। प्लस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड कर दिया तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है वो। इतनी चीज़ हमें समझ में आई। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि ग्रांट जो है ना, ग्रांट जो गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड से दे रही है, लेकिन लोन यहाँ पे आ रहा है। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट होता है पैसा जो गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है कि लो भाई इतना पैसा ले लो हमसे। अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर ये जो पैसा है ये तो गवर्नमेंट ने एक ही बार दिया होगा, हर बार तो देता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे नॉर्थ ईस्ट वाले जो कुछ स्टेट हैं, क्योंकि उनको स्पेशल डिमांड होती हैं, स्पेशल डिमांड इन द सेंस कि उनको स्पेशल ज़रूरत होती है। मान लो किसी जगह में, जैसे मान लो केरल में फ्लड्स आ गए, उत्तराखंड में फ्लड्स आ गए, तो उनको स्पेशल चीज़ के लिए ग्रांट दे दिया। ग्रांट वो पैसा होता है जो वापस नहीं आता है। जैसे वो जो मैं आपको अभी बता नहीं रहा था कि किसी को पैसा देना तो ये समझ के मत देना कि वो वापस आएगा, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको ग्रांट समझ के दे देना। ग्रांट का मतलब ये होता है कि भाई ले जा तू, इसमें ना तो मुझे ब्याज चाहिए, ना तो तू मुझे ये लोन वापस देना, ले जा मेरी तरफ से ही फ्री में, वो होता है ग्रांट। तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आएगा कि ये तो एक बार है, फ्रीक्वेंट का तो होता नहीं, तो फिर इसको यहाँ क्यों रखा है ना। अब पहली बार तो ये समझ लो कि जो ग्रांट है, ठीक है, ग्रांट और लोन में अंतर होता है, जो मैंने आपको ये अंतर बताया, ठीक है। लोन में आपकी काइंड ऑफ एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी अगर आप ले रहे थे, ठीक है, और अगर आप दे रहे थे तो आप एसेट क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे रेवेन्यू वाले साइड में कोई एसेट और लाइबिलिटी का गेम नहीं होता है, तो इसलिए ना तो ग्रांट देने से मेरी कोई एसेट क्रिएट हुई, ना तो कुछ ऐसा लाइबिलिटी से लेने देना है, तो इसलिए मैंने इसको रेवेन्यू वाले साइड में रखा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये बहुत छुटकू सी चीज़ है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो प्लानिंग के तहत दिया जाता है, गवर्नमेंट प्लान करती है। नॉन प्लान होता है कोई इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि ग्रांट बोल लो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, वो चीज़ आपका प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। इसको छोड़ के सारी चीज़ें, सैलरी, पेंशन, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को ऐसे उसकी कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपका इसी में आएगा, ठीक है। सैलरी, पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज वगैरह, ये सब आपके नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे।
क्लियर है इतनी बात सभी को? और ये चीज़ ध्यान रखना कि रेवेन्यू रेसीट वो रेसीट होती हैं दैट, इस तरह से डेफिनेशन आ सकती है, मैं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, दैट विच डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर देयरफॉर नॉन रिडीमेबल, दे आर ऑफ नॉन रिडीमेबल नेचर। इनको कुछ एज सच रिडीम नहीं करना होता है बाद में, नॉन रिडीमेबल नेचर की होती हैं ये, ठीक है। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना, दे डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। अब हम आते हैं, ठीक है, और अच्छा चलो पहले टैक्स वैक्स पे आएंगे, उससे पहले अच्छा ये बताओ कि इन सब में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता होगा? अभी मैंने एक रील भी डाली थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि गवर्नमेंट या फिर सरकार पैसा कहाँ से कमाती है और कहाँ पे खर्चा करती है। तो मैंने 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके वो आपको चीज़ समझाई थी। तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इंटरेस्ट पेमेंट सबसे एक बड़ा कंपोनेंट होता है, ना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बल्कि ओवरऑल भी। सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, आई थिंक 22%। बाकी 18% वॉज दैट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज भरती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है स्पेंडिंग का, ना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बल्कि ओवरऑल भी, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलो तो अभी आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इस पे, टैक्सेशन सिस्टम पे, ठीक है। मदर टैक्सेस किसको बोलते हैं? मदर टैक्सेस। तो टैक्सेस जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अंतर क्या होता है? दे आर डायरेक्टली पेएबल टू द गवर्नमेंट, दे आर इनडायरेक्टली पेएबल टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आईटीआर जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, वो फाइल करोगे आप। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप इनडायरेक्टली दोगे, जैसे कि अब ये जो 1000 रुपये आप मुझे फ़ीस दे रहे हो, ठीक है, तो 1000 रुपये जो फीस दे रहे हो इसमें जो 18% है, कितना हुआ? 180 रुपये। ये सीधा सीधा मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, सीधा सीधा, ठीक है। मतलब सबको नहीं करना होता है, ठीक है, जिनका एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड रेवेन्यू होता है उन लोगों को जैसे जीएसटी बढ़ता है। तो अब ये आपका जो आपने फीस दिया हो 180 रुपये, मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देना होता है। तभी आपने कई जगह देखा होगा, कहीं पे आपने कुछ खरीदारी करी होगी या फिर किसी का हो सकता है कोर्स भी आप खरीदते होंगे, तो कुछ लोग ये करते हैं कि जीएसटी अलग से लगा देते हैं। जैसे मैंने जीएसटी अलग से नहीं लगाया, जैसे जैसे मैं चाहता तो मैं 1000 रुपये रखता प्लस अलग से वहाँ पे एक ऑप्शन रखवा देता, जो कि ऑप्शन होता है मेरे पास। वो ऐप वाले पूछते हैं कि सर क्या आप जीएसटी अलग से रखना चाहेंगे या फिर नहीं रखना चाहेंगे। तो फिर अगर जैसे मैं चाहता तो मैं 18% लगा देता, देन आपका ये जो फीस है ये 1180 होता। जैसे अभी 1099 टाइप है कुछ, तो उसमें 18% आता कि भाई 18% जीएसटी, देन वो नेट अमाउंट आता आपका पूरा जोड़ के कि ये आपको इतना फाइनली पे करना है। तो जो अभी मैं जो आप देते हो इसी में से ही निकाल के गवर्नमेंट को दे देता हूँ, आपसे अलग से चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये 180 शेयर गवर्नमेंट को चलाते हो। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, देखा जाए तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपको फाइल नहीं करना, फाइल तो मैं कर रहा हूँ जीएसटी हर महीने, ठीक है। तो हर महीने क्योंकि देखो हर महीने जा रहा है ना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को, तो ये भी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए रेवेन्यू वाले साइड में जाता है ना। अरे भाई एप्लीकेशन पे क्लासेस चल जाएंगे भाई, ये देखो स्पैम पे स्पैम किए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, 1000 में से 180 घटाओगे तो 900 आएगा, क्यों? चलो, तो इनडायरेक्टली पेबल होता है गवर्नमेंट। इट कैन नॉट बी पास टू समवन एल्स, किसी आप पे पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पास ऑन हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, मैं चाहूँ तो आपको आप पे पास ऑन कर सकता हूँ कि भाई 1000 का 18% ये जीएसटी है, वो आप अलग से फिर भरेंगे। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड इट इज़ अ प्रोपोर्शनल टैक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स की रेट बढ़ेगी। अभी आपने टैक्स स्लैब्स देखी होंगी, अगर आप अवेयर रहते हो, मैंने वीडियो भी बनाई थी,
कि आपको भाई अगर 0 से 4 लाख तक इनकम है 0% टैक्स, 4 से दिन ऐसा कुछ था आपका 6 लाख तक 5% टैक्स, देन 6 लाख से 8 लाख 10%, 8 लाख से 12 लाख 15%, देन उसके बाद 30%, मतलब 12 लाख से 24 लाख 20%, ऐसा फिर 30% टैक्स। तो क्या है कि जैसे 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 आप हायर ब्रैकेट में जाएंगे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपको समझ आए टैक्स किस तरह से लेवे किया जाता है। क्योंकि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि जिसकी इनकम, जैसे मैंने बोला कि 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो 23 लाख अर्न कर रहा है उसको 20% देना है, जो 25 लाख अर्न कर रहा है उसको 30% टैक्स देना है। इसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब कुछ और होता है कि जो आपकी 0 से 4 लाख वाली इनकम इसमें 0% टैक्स लेवी करेंगे। फिर ये वाला जो इनकम है इसमें वो आपको ऐसे समझ आएगा ही नहीं, उसको आपको डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वो जो बजट वाला वीडियो मैंने डाला था उसको आप देख लीजिएगा, वो आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में वो पूछेगा नहीं, इसलिए मैं वो चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स नेचर होता है, नहीं कि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, और ये प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब होता है हर किसी पे एक समान टैक्स पड़ेगा। अब आप कोर्स मुझसे बाई करो, चाहे आप की फैमिली इनकम महीने की 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, टैक्स तो जीएसटी तो सबको बराबर ही भरना पड़ेगा ना, 18%। आप कोई पिज़्ज़ा खरीदने जाओगे चाहे आपकी कितनी भी इनकम, सेम टैक्स पड़ेगा ना। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। मेनली जो हमारी गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करती है वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेसेस भरते हैं, ठीक है। अब इनमें से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से रिसीव होता है, पहले तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लेकिन उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक कॉमन टैक्स लाया गया, दैट इज़ जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी जो कि पेट्रोल डीजल इन सब पे लगती है। क्या आपको पता है पेट्रोल डीजल पे आपका क्या बोलते हैं, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग लगाती है। सेम गोज़ विद अल्कोहल ऑल्सो, अल्कोहल में भी आपका अलग से लगता है। तो पेट्रोल डीजल अल्कोहल इन सब में आपका जीएसटी की जगह अलग अलग, जैसे ये एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी इस पर अगेन रिपीट, मैंने रील डाली थी तो आई थिंक आपने देखी होगी, है ना। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये होता है आपका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जीएसटी होता है, ठीक है। अभी रील कहाँ गई वो, ये तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक बार रील देखिएगा तो वहाँ पर मैंने बताया था जीएसटी का लार्जेस्ट सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जीएसटी के बाद आता है आपका क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है जीएसटी, देन आता है आपका इसके बाद मतलब इनकम टैक्स तो ऑब्वियस बात सबसे पहले आएगा, देन जीएसटी, देन और इससे भी ऊपर बोरोइंग आएगा, आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन बोरोइंग को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। बोरोइंग को हटाने के बाद इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, देन आपका कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो ये होता है पूरा बोरोइंग के बाद जो पूरा बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जब एक्सपेंडिचर की, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चों की बात करें, तो खर्चे में सबसे जो बड़ा खर्चा निकल के आता है वो आता है एक तो स्टेट का शेयर जो होता है टैक्सेस का, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद जो आता है ना, एक तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, ठीक है, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई। सेंट्रल सेक्टर में ज़्यादा पड़ता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को 100% फंडिंग करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो होती हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 51% लगभग, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वही 49% के समथिंग, वो भी उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले सब्सिडी में ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा जाता है, फिर पेंशन में ध्यान रखना सब्सिडी में गवर्नमेंट का ज़्यादा जाता है और पेंशन में थोड़ा सा कम जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ये पेपर टैक्स क्या होता है। बहुत छोटी सी चीज़ होती है, या तो यहीं पे ही मैं लिख देता हूँ, या तो अगली स्लाइड ही क्रिएट कर लेते हैं अभी, कि व्हाट आर पेपर टैक्सेस।
व्हाट आर पेपर टैक्सेस। तो पेपर टैक्स होता है वो टैक्स जिससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और आपका एस्टेट ड्यूटी। अब एस्टेट ड्यूटी तो लगता नहीं है तो फिर भी लिख लो, ठीक है। नॉट लेवीड मतलब अभी लगता नहीं है करंट में, ठीक है। तो इनको पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेवेन्यू कलेक्शन इज वेरी लेस। रेवेन्यू कलेक्शन जो इनसे होता है वो बहुत कम होता है, इज़ वेरी लेस, इसलिए इनको पेपर टैक्स बोला जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्स को लेके कि इन डायरेक्ट टैक्स, और किसी को भाई नींद वींद के झोंके में तो नहीं है, पानी वानी डाल के मुंह धुल लेना, ऐसा नहीं कि हाँ वो तो चला गया भाई रेवेन्यू और कैपिटल वाला, अब आराम से रिलैक्स करते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन डायरेक्ट टैक्स जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट होता है ना, जो आपका मार्जिनल टैक्स रेट होता है, इट इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज टैक्स रेट। अब इसका तुम मतलब समझो। अभी मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 से 6 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो मुझे देना पड़ेगा, मान लेते हैं 10% टैक्स। 6 से अगर 8 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो मुझे 15%, और 8 से अगर 12 लाख तक है मेरी इनकम तो मुझे 20%। ठीक, अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, समझना, मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक, या फिर 8 लाख तुम समझ लो, 7 लाख का भी एग्जांपल देके समझा दूंगी, लेकिन पहले तुम 8 लाख समझ लो। 8 लाख है मेरी इनकम, मुझे एवरेज टैक्स कितना देना पड़ा होगा? एवरेज टैक्स तो 10 और प्लस 15, 25 डिवाइड बाई 2 यानी 12.5% रफली। एवरेज टैक्स मेरा 12.5% होगा ना। ना फॉर दी अनदर एक्स्ट्रा 1 लाख आई अर्न, दैट मीन्स अगर मेरी इनकम 9 लाख हो गई तो फॉर दैट एक्स्ट्रा 1 लाख, और इन दैट एक्स्ट्रा 1 लाख आई हैड टू पे 20% ऑफ टैक्स। 4 से 6 लाख के बीच में 10% टैक्स भरा होगा, 6 से 8 लाख के बीच में 15% टैक्स भरा होगा, यानी कि एक तरह से एवरेज देखा जाए तो मैंने 4 से 8 लाख तक के बीच में 12.5% भरा, फॉर 12.5%। लेकिन जैसे मेरी इनकम 9 लाख हुई, एक और एक्स्ट्रा लाख मैंने कमाया तो उसके लिए मुझे 20%, यानी एवरेज टैक्स रेट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स रेट इज दैट एक्स्ट्रा टैक्स विच आई हैव टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा इनकम। एग्जाम्पल और एक और ले लो, मैं 7 लाख कमाता हूँ अभी, ठीक है, 7 लाख कमाता हूँ तो 4 से 6 लाख में 10% भरा होगा इस 2 लाख में, देन 6 और 7 लाख कमाता हूँ ना अभी, ठीक है, और तो 7 लाख मतलब एक और लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया, उसमें 15% भर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी 7 लाख कमाता हूँ मान लो, ठीक है। तो एवरेज टैक्स मैंने कितना भरा? एवरेज टैक्स मैंने भरा वही अगेन मान लो 12.5%, लेकिन मान लो मेरी इनकम 7 की 8 हो गई, अभी भी मैं इसी स्लैब में पड़ा हुआ हूँ, इस स्लैब में थोड़ी ना आया हूँ अभी मैं, अभी मेरी इनकम 7 से 8 हुई है तो अभी इसी स्लैब में, लेकिन जो एक्स्ट्रा 7 से 8 गया मैं, उस एक्स्ट्रा एक में मुझे 15% टैक्स पे करना पड़ा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एवरेज टैक्स रेट होती है इस केस में वो मार्जिनल टैक्स रेट से कम होती है, फिर मार्जिनल टैक्स रेट ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। अब ये इंतरिम बजट क्या होता है? तो इंतरिम बजट जो इलेक्शन वाले ईयर में प्रेजेंट किया जाता है उसको इंतरिम बजट बोलते हैं, जैसे कि पिछले साल प्रेजेंट हुआ था। क्यों? सो दैट कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ अनाउंस करके वोट ना खींच ले, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इंतरिम बजट की बस इस जितने महीने तक चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव होकर नई सरकार नहीं आती, तब तक के खर्चे चलाने के लिए आप एक इंतरिम बजट ले आइए, ये सरकार से बोला जाता है। फुल फ्लेजेड आप बजट अभी नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि पावर में सत्ता में, तो आप बड़ी बड़ी स्कीम का अनाउंसमेंट कर देंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये स्कीम वो स्कीम ये, तो इसलिए उसको उनको मना किया जाता है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं कि ये क्या चीज़ लॉस, ठीक है। अब आते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप्स के 3 बजट हैं। क्या बजट है? जहाँ पर खर्चे और आमदनी बराबर हों उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। जहाँ पर खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और जहाँ पर खर्चे कम हैं लेकिन इनकम ज़्यादा है वो होता है सरप्लस बजट।
ऐसे तो खैर कभी हुआ नहीं हमारे साथ, डेफिसिट में ही रहते हैं, बस कितना कम से कम रखें डेफिसिट उसका टारगेट होता है। ठीक है, बैलेंस बजट आप समझिएगा जहाँ पर खर्चे और आमदनी बराबर होते हैं। ठीक है, तो डेफिसिट जो डिफरेंट तरह के हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, टैक्स वाले में ही एक कर्व है, चलो यहीं पे देखते हैं कर्व। वो कर्व को बोलते हैं लैफर्स कर्व। यूएस इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने एक बार ये बताया कि गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो टैक्स रेट बढ़ाती जाएगी तो टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। लैफर्स के अकॉर्डिंग जब आप टैक्स रेट बढ़ाओगे, ठीक है, आप रेट बढ़ाओगे, जैसे मान लो तो ये मान लो कि ये रेट है, ठीक है, और ये रेवेन्यू है, ठीक, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा रही है तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो आप यहाँ पे रेवेन्यू को रख लो और यहाँ तो रेट को रख लो। ठीक है, रेवेन्यू और रेट को थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और यहाँ पर रख लेते हैं रेट ऑफ टैक्स। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप रेट पर तो बढ़ाओगे लेकिन रेवेन्यू जो है ना वो घटने लगेगा और ये बन जाएगा घंटा। मतलब ये होता है आपका बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो ये बेल शेप्ड कर्व बन के निकल के आ जाता है जहाँ की आप टैक्स का रेट इंक्रीज करोगे तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो घटने लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिर मतलब लोग ये सोचेंगे कि यार भाई जब हमें पूरा पैसा ही टैक्स में दे देना है, अब तुम बोलो कि तुम्हारी 1 लाख इनकम है, ठीक है, उसमें तुमको 50% टैक्स भरना है, ठीक है, 50% या फिर 60%, तो मैं जब तुमको 50-60% यानी मैं आधा या फिर आधे से ज़्यादा तुम्ही को टैक्स देना है, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कमा रहा हूँ, या तो मैं फिर कुछ ना कुछ तरीके निकालूंगा ब्लैक में करने का पैसा कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा, या फिर मेरी अर्न करने की जो एपेटाइट है वही ख़त्म होने लगेगी। भाई मैं क्यों कमाऊँ यार, इफ़ गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। और यही क्वेश्चन पूछा था निर्मला सीतारमन से एक बंदे ने कि मतलब गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर, कमाता मैं हूँ, गवर्नमेंट पेल के पैसा कमाती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, और गवर्नमेंट सिर्फ मैं जो भी करूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इज़ माई स्लीपिंग पार्टनर। एंड निर्मला सीतारमन वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, कोई आंसर नहीं था, नो आंसर। ठीक है, तो वही कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाओगे तो फिर एक पॉइंट के बाद आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ और देखेगा, तो आप जिसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो फिर फीका पड़ जाएगा। ठीक है, डेफिसिट पे आते हैं। तो डेफिसिट 3 तरह के पढ़ने हैं, बजटरी, रेवेन्यू और फिस्कल। तो डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम से, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, सिंपल। क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा तो आप खर्चों में से इनकम को माइनस करोगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अब आते हैं कि ये बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, और फिस्कल डेफिसिट पे मत आप अभी फोकस करिए, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, यानी बजटरी डेफिसिट पे। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट, पूरे खर्चे में से माइनस कर दो पूरी जो गवर्नमेंट को इनकम आई है, और ये गवर्नमेंट का ज़ीरो आता है हमेशा, यानी गवर्नमेंट का तो बैलेंस्ड बजट हुआ ना। ना ऐसा हो सकता है कि एकदम ज़ीरो है, सीधा ज़ीरो एक्यूरेट एकदम, और आता ज़ीरो ही है बजटरी डेफिसिट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को जितना भी डेफिसिट होता है, जितना भी घाटा होता है, वो क्या करती है, उतना लोन ले लेती है, और वो लोन का पैसा कैपिटल रिसीट में आता है। तो अगर देखा जाए तो रिसीट में वो पैसा जुड़ गया ना, तो ज़ीरो हो गया। जैसे मान लो कि यार मुझे पता चला इस महीने मेरी इतनी 50,000 की इनकम थी
और खर्च कर दिया उन्हें 70,000, यानी 20,000 का डेफिसिट आ गया। मैं 20,000 लोन में ले लिया, 20,000 खट्टे से अकाउंट में आ गए। तो दिखाई क्या दे रहा है कि इस महीने तो यार जितना आमदनी थी उतने खर्चे हैं, लेकिन एक्चुअल मैंने तो लोन ले रखे रखा है ना, तो लोन नहीं देख पा रहा हूँ मैं इससे। तो लोन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, लोन देखने के लिए मैं टोटल रेसीट में से वो वाली रेसीट हटा दूंगा जो डेट क्रिएट कर रही हैं। डेट क्रिएट कर रही का मतलब ये है कि जो मैंने लोन लिया है, जो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे डेट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये आपको बताना है। डेट इज अ फ्लो और अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आपको बात कि अगर मुझे लोन देखना है गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा जरा अपनी टोटल रेसीट में से वो रेसीट हटा देना जिससे तुम्हारी डेट क्रिएट होता है। डेट क्रिएट मतलब वही लोन। तो क्योंकि तुमने वो अपनी रेसीट से हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर सर होगा नॉन, ठीक है, यहाँ पर होगा नॉन डेट क्रिएटिंग। ओके ठीक है, हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, ओके ओके ओके। रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, चलो मैं दूसरा तरीका भी लिख दूंगा। मतलब ये है कि भाई चलो पहले तो ये समझो, टोटल रेसीट में से मैंने डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट हटा दी जिसकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुझे वापस करना होगा। डेट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बट डेफिसिट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डेफिसिट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। डेफिसिट का मतलब है कि काइंड ऑफ मुझे कितने का घाटा चल रहा है, फिर कितने का घाटा हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। डेट जो होता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन करता है। जैसे कि डेट मैं अगर बोलूँ कि बेटा राहुल कितना ब्याज लिए हो तुम, तो बोलोगे 10,000। मैं बोलूँगा बेटा राहुल कितना ब्याज है अभी तुम पर, तो तुम बोलोगे 10,000। दोनों में अंतर है। मैंने बोला कि भाई राहुल कितने का ब्याज लिए हो, कितने का ब्याज अभी लिए हो, ठीक है, अभी सिर्फ 10,000 का लिए हैं। या फिर कितना मैं बोलूँ कि हाँ तो वही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो कितने टाइम में तुमने वो लिया, ठीक है, वो मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। और एक तरह से अगर मैं फिर मैं डेट की बात करूँ तो आपके पास कितना अभी टोटल लाइबिलिटी बन रही है, वो होगा आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ब्याज, इंटरेस्ट, तो वो भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। अब ब्याज जो मान लो कि आप 5,000 पे कर रहे हो, तो दिन का, महीने का, साल का, कितने का, तो ब्याज भी आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक, क्लियर है। इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि कैपिटल रेसीट सिर्फ वही लेनी है जो डेट क्रिएट ना कर रही हूँ, और अगर कर रही हैं तो उसको घटा देना टोटल रेसीट से। समझ में आ गया ना। तो रेवेन्यू रेसीट प्लस वो कैपिटल रेसीट जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमें गवर्नमेंट की बोरोइंग के बारे में बता देता है कि गवर्नमेंट ने कितने की खरीदारी कर रखी। प्राइमरी डेफिसिट होता है जब फिस्कल डेफिसिट से यानी राजकोषीय घाटे से हम ये घटा देते हैं, यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट लोन में भर रहा है उसको हम प्राथमिक घाटा बोलते हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है जिसमें कि आप ग्रांट हटा देते हैं फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। मतलब इसका ये होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, यही होता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर भी तो होगा जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, लेकिन वो ग्रांट मान लो किसी स्टेट को दिया और उस स्टेट से उसने पर्टिकुलर मान लेते हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रोड इस तरह का बना दिया, लेकिन ये जो बना ये तो डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ ना, एसेट क्रिएशन के लिए यूज़ हुआ ना। तो अगर गवर्नमेंट बोले कि यार प्लीज़ उसको हटा दीजिए मेरे डेफिसिट से, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राष्ट्र निर्माण में खर्च हुआ है, वो वाला है ना, सैलरी, पेंशन, इन सब में खर्च नहीं हुआ है, बल्कि एक एसेट क्रिएशन के लिए खर्च हुआ है वो पैसा, इसलिए उसको आप हटा देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है।
पिगोवियन टैक्स क्या होता है? चलो पिगोवियन टैक्स भी बता रहे हैं अभी, ठीक है, वही आगे पढ़ने वाले हैं। जीएसटी की अगर बात करें तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, और 1 जुलाई 2017 से ऑपरेशनल हुआ था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे लाया गया था। असम पहला स्टेट था जिसने कि जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। जीएसटी काउंसिल ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। 33 मेंबर होते हैं, इसमें 33 मेंबर होते हैं, 2 सेंटर से और 31 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज। चेयरमैन इसके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, जो भी निर्मला सीतारमन जी हैं। अब डिफरेंट टाइप के हम टैक्स देखते हैं, ठीक है। तो सर चार्ज क्या होता है? सर चार्ज वो होता है एडिशनल टैक्स होता है ऑन टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये उन लोगों पे लगता है जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा होती है, उन पे सर चार्ज लगता है कि भाई आपकी इनकम क्योंकि इतनी है, बहुत ज़्यादा है, मान लो 1 करोड़, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है ना, 10 करोड़ है मान लो, तो भाई उन पे क्या है, टैक्स पे भी टैक्स लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आप पर एडिशनल हम 4% लगा रहे हैं, ठीक है। ये किस पे लगता है? जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। सेस टैक्स वो होता है, सेस जिसको बोलते हैं, ये एक डेफिनेट पर्पस के लिए लगाया जाता है। चार्ज ऑन एवरीवन, सब पे लगाया जाएगा, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो सेस सबको देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल दे कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो पोल्यूशन कम करने के लिए, दिल्ली से याद आया, दिल्ली में कुछ फेरबदल उलट फेर होने वाला सुना है? तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेट पर्पज़ के लिए, फिर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है, तो उसको सेस बोलते हैं। ये गवर्नमेंट जो लगाती है ये स्टेट के साथ शेयर नहीं करती, यानी कि राज्यों को इसका हिस्सा नहीं मिलता है। पिगोवियन टैक्स वो होता है जो लगाया जाता है टू लोअर दी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब ऐसे मैंने बैच में तो समझाया था, बैच में मतलब जो भी हम लोगों ने MCQs किए थे आई थिंक परसों, है ना, तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नलिटी 2 तरह की हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ठीक, तुम लोगों ने तो पे किया है, क्लास देख रहे हो, बहुत लोगों ने नहीं पे किया होगा, फ्री में ले रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मान लो कि मैं रूम में पढ़ा रहा हूँ, उसके बगल वाले रूम पे एक कोई और बंदा है, ठीक है, पढ़ा लिख रहा है। अब उसका तो मेरे से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं ना तो उसने मुझे पे किया है, ना तो मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा तो तुम्हें रहा हूँ, ठीक है। साइड में मेरे से कोई इफेक्ट हो रहा है, मेरे काम की वजह से अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, उसको एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव तरीके से हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर नेगेटिव तरीके से हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे अगर वो बंदा पढ़ रहा है JEE एग्ज़ाम के लिए, JEE एग्ज़ाम के लिए, तो JEE वो एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए नहीं, ठीक है, उसके लिए पढ़ रहा होगा तो उसके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी। लेकिन वो JEE एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, IIT JEE के लिए, तो उसके लिए क्या ही पिगोवियन टैक्स, सेस टैक्स, उसके लिए तो कोई मतलब का नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा, तो उसके लिए वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं जोर जोर से बोल के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा बगल वाले रूम पे पढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा केस ये कि वो बंदा SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर मान लो SSC CGL के लिए, तो उसका तो फ्री में फ़ायदा हो रहा है ना, फ्री में फ़ायदा हो रहा है कि भाई उसको फ्री में GK पढ़ने को मिल रही है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है ना। अब ये क्यों लगाया जाता है? जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका मान लो कि पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है इस फैक्ट्री की वजह से, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से टैक्स लागी, पिगोवियन टैक्स, इस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कम करने के लिए उस टैक्स का पैसा यूज़ करेगी उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो एक्सटर्नलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने आपको समझा दिया कैसे, ठीक। ख़त्म हो गया यार अब तो लेक्चर, ठीक है। तो फाइनल रिमाइंडर फॉर द इंग्लिश बैच, और ये GK बैच 3.0 है, इसी के अंदर इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, 1099, एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है 1299, ठीक है। परमार अकेडमी एप्लीकेशन से आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो लोग iPhone यूज़र्स हैं तो आप इस नंबर पे एक लिंक मांग लीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे तो iPhone के लिए भी ऐप जल्दी आ रहा है आपका, ठीक है, अलग से आपको फिर लिंक विंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई दिक्कतें भी आपको नहीं आएंगी, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना।
और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अब अगले 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। वैसे आज तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो वैसे भी नहीं होती है, मंडे को भी नहीं होगी आपकी क्लास, है ना। तो आपके पास ये अभी टाइम है कि सैटरडे, संडे और मंडे आप अच्छे से अंडे मत खाना, रिवीजन करना, ठीक है। अच्छे से जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स में, जो भी आपको हैवी लगी हैं उसको रिवीजन करना, फिर से एमसीक्यूज लगाना, है ना। अभी आपने AIR 1 को सुना है ना, क्या बात उसने भी बोली, सेम चीज़ की भाई रिवीजन करना है। मैंने कम ही लेक्चर्स किए लेकिन बार 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 रिवीजन किया उस चीज़ का, ठीक है। पड़ोसी देश का जो एड देते हैं ना, वो यदुवंशी ऋतिक जी बैलेंस ऑफ पेमेंट करके भी एक चीज़ होती है, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मेनली डील करता है। क्या मार्जिनल टैक्स, मार्जिनल टैक्स एक बार फिर से वापस करके उसको पीछे करके आप देख लो, है ना, क्योंकि मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा फिर से। सर और एक दिन छुट्टी दे दो। अच्छा, अब इतने में 3 में मन नहीं